start now. Sir, yesterday we have in the last lecture we have already discussed about education, vocational training and training and coaching से रिलेटेड हमने सर्विसेज सिर्फ गो थ्रू की थी। हम लोगों का हमें उसका अभी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस करना बाकी है। बिफोर गोइंग इट विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू टेक स्मॉल नोट ऑफ इट। मेरे को कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने जो बेसिक क्वेश्चंस है जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया हुआ है, बट आपको एग्जाम्स में आ सकता है अंडर एजुकेशन, वोकेशनल, कोचिंग एंड ट्रेनिंग। चलो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, तो प्लीज हेल्प मी आउट, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू मी ऑल्सो एंड फॉर यू ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, चलो मान लो बेटा, अगर गवर्नमेंट यूपीएससी की एग्जाम्स ले रहे हैं कॉलेज में, यूपीएससी के एग्जाम्स ले रहे हैं कॉलेजेस में। आपको पता है बेटा, यूपीएससी है, एमपीएससी है, ये सारे एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कहाँ पे होते हैं? कॉलेजेस में होते हैं। जैसे रेलवे के एग्जाम्स होते हैं, पोस्ट ऑफिस के एग्जाम्स होते नहीं होते? यस सर, मुझे यूपीएससी के एग्जाम्स अपियर करने हैं और मैंने यूपीएस की कोचिंग ज्वाइन कर दी, तो मुझे बताओ जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? सो आई हैव जॉइंड यूपीएससी कोचिंग, वेदर जीएसटी विल बी एप्लीकेबल और नॉट। सारे बच्चे चैट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई करो, मुझे अच्छा लगेगा, तो आई विल कम टू नो वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। चलो जल्दी जल्दी। सर, मैंने यूपीएससी की कोचिंग ज्वाइन कर दी, वेदर जीएसटी विल बी एप्लीकेबल और नॉट। ओके, ठीक है, चलो जल्दी जल्दी फास्ट। थ्रेशोल्ड लिमिट, इफ इट इज थ्रेशोल्ड लिमिट, यस ठीक है। तो बच्चों ने बोला सर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करता है तो जीएसटी लगेगा। वेरी वेरी गुड बेटा, जीएसटी लगेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहा है तो जी, एक बात दिमाग में रख के चलना है, कोचिंग मैंने यूपीएससी से लिया है, जीएसटी एप्लीकेबल है। जीएसटी एप्लीकेबल है। एक बच्चे ने अच्छा स्टेटमेंट दिया, सर अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहा है तो इट इज एप्लीकेबल। तो यूपीएससी हो, एमपीएससी, गवर्नमेंट कोचिंग बोल रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट कोचिंग, गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसके भी कोचिंग सेंटर्स होते हैं। अगर मैंने वो ज्वाइन किया है, उससे कोचिंग ली है, तो जीएसटी क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। ठीक है। ठीक है, और क्या आ सकता है इसके अंदर? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मेरे को भी इतना क्लिक नहीं हो रहा है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है। आज का जो लेक्चर्स होगा वो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग दो सर्विसेज आज डिस्कस करेंगे। चलो सारे बच्चे मुझे बताएंगे बेटा, जीजीसी इज अ कोचिंग सेंटर एंगेज्ड इन कमर्शियल ट्रेनिंग एंड कोचिंग सर्विसेज। बेटा जीजीसी ये कोचिंग सेंटर है, यहाँ पे कमर्शियल ट्रेनिंग भी दी जाती है और कोचिंग सर्विसेज भी दी जाती है। उन्होंने आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए हुए और फॉर द मंथ ऑफ मार्च। बेटा हमेशा ध्यान देना है, जीएसटी का जो पेमेंट होता है, अगर आप नॉर्मल डीलर हो, नॉर्मल रजिस्टर्ड डीलर हो, तो आपको पर मंथ देना पड़ता है। प्लीज ध्यान देना है। कोचिंग फॉर फीस फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, बेटा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इज अ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, उसकी कोचिंग सर्विसेज जीजीसी लिमिटेड देता है। तो मुझे बताओ क्या जीएसटी अप्लाई होगा या जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं? वेरी गुड, जीएसटी एप्लीकेबल है। थैंक यू। पोस्टल कोचिंग फीस फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, बेटा पोस्टल पोस्टल कोचिंग फीस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज पोस्टल कोचिंग फीस? जैसे कि आप लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम्स अपेयर कर रहे हो, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे यू आर राइट नाउ इन टीवाई बैफ, you are appearing for your university exams, or you are appearing for CA course, and you are appearing for CA course, and for getting CA course you have joined CA classes। तो मुझे बताओ, अगर CA क्लासेस आप ज्वाइन करते हो तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा, तो यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। प्लीज ध्यान देना है। उसने, मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज पोस्टल कोचिंग फीस? पोस्टल का मतलब है सर, जो गवर्नमेंट के पोस्ट ऑफिस के जो एग्जाम्स होते हैं उसकी कोचिंग फीस लिए, बेटा ध्यान देना, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट नाउ, फीस फॉर मैनेजमेंट डिप्लोमा फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटी, जो हमारे इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करती, जो हमारी इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करती, वेदर जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? एप्लीकेबल होगा। ठीक है, वेरी गुड, एप्लीकेबल होगा। नो नहीं बेटा, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा नहीं, मेरे को लगता है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अच्छी क्वालिटी के बुक्स दिए हुए हैं, यू हैव जस्ट गो थ्रू प्रॉपर्ली एंड वी आर डिलीवरिंग लेक्चर्स वेरी वेल ऑल्सो। मुझे पता है मैं बहुत अच्छा डिलीवर कर रहा हूँ, बट आपको जस्ट गो थ्रू करना है। कोचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोवाइडेड बाय सेंडिंग स्टाफ टू द रेसिडेंस ऑफ सर्विस रिसीवर। सर्विस रिसीवर, बेटा उसने क्या बोला है? कोचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोवाइडेड बाय सेंडिंग स्टाफ। आपको पता है बेटा, होम ट्यूशन का कॉन्सेप्ट होता है, होम ट्यूशंस का कॉन्सेप्ट होता है।
नॉर्मली आप लोग देखोगे ना, मुंबई में ये बहुत पॉपुलर है। नाउ देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ होम ट्यूशंस। अभी ये होम ट्यूशंस वाले ने क्या किया, स्टूडेंट्स के घर पे जाके उसको पढ़ाया। मुझे बताओ, क्या जीएसटी अप्लाई एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट इज नथिंग बट प्राइवेट कोचिंग ओनली। तो क्या जीएसटी अप्लाई होगा या नहीं होगा? वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेस, जल्दी जल्दी बताओ। जीएसटी अप्लाई होगा? अरे कोचिंग क्लासेस है, कोचिंग क्लासेस है। नहीं होगा नालायक, जीएसटी अप्लाई होगा। बेटा जीएसटी अप्लाई होगा, सब्जेक्ट टू थ्रेशोल्ड लिमिट। कहाँ पे आप लोगों का ध्यान? प्राइवेट ट्यूशंस आर नॉट कवर्ड इन एनी एंट्री। एनी एंट्री का मतलब होता है एग्जामिशन में कवर नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा क्या? लगेगा, अगर उसने क्रॉस कर लिया थ्रेशोल्ड। जीएसटी विल बी एप्लीकेबल इफ दे क्रॉस थ्रेशोल्ड लिमिट। वो बात अलग है कि होम ट्यूशंस में थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं होता है। एक दो तीन चार बच्चे, ऐसे छोटे छोटे बच्चे आपने देखा रहेगा घर पे जो बच्चे पढ़ाते हैं, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड। एंड होम ट्यूशंस डिग्री कॉलेज के बच्चों को भी लिए रहता है, बट वो प्राइवेट ट्यूशंस रहते हैं जहाँ पे एक दो बच्चे रहते थे। ठीक है सर, वो तो समझ में आ गया। आप देखो सारे के सारे टैक्सेबल है, बहुत सिंपल है सर। उसके आगे क्या है बेटा, ये हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 15 में, वैल्यू ऑफ सप्लाई। सेक्शन 15 जब हम करेंगे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने के बाद जीएसटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, वी आर गोइंग टू लर्न ओनली आफ्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो एज ऑफ नाउ मैं ये आपको नहीं बता रहा हूँ, ये बाद में आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या खत्म कर दिया सर? यहाँ पे हम लोगों ने खत्म किया सर्विसेज प्रोवाइडेड, सर सॉरी कौन सा, that is training, education, vocational and coaching services। ठीक है सर। सर अभी हम लोग नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। जस्ट वेट, कोई सिंपल रहेगा, इजी रहेगा, वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है चलो। सर्विसेज रिलेटेड टू ट्रिब्यूनल्स, व्हाट आर दी को, व्हाट इज द सर्विसेज? ये नया सर्विसेज, थोड़ा ध्यान दो बेटा। अगर आपने अच्छे से ध्यान दी ना, मुझे नहीं लगता आपको एग्जाम्स में ज्यादा प्रॉब्लम होगा। बिलीव मी, एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। Services related to an arbitral tribunal. Anybody can tell me what do you mean by tribunal? कोई बता सकता है मुझे बेटा? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है? वो बात अलग है, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, बट स्टिल आई एम आस्किंग, स्टिल आई एम आस्किंग। एनीवन can tell me in the chat box also, still it will be fine। arbitral tribunal, similar to court, very good बेटा। जस्टिस कमिटी, इट्स नॉट कोर्ट, इट्स नॉट कोर्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इट इज नॉट कोर्ट, यू कैन से इट इज सिमिलर टू कोर्ट। बेटा ये कोर्ट के जैसा ही होता है, इट इज जस्ट लाइक अ थर्ड पार्टी। चलो मतलब कुछ बच्चों को पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, इट इज सिमिलर टू कोर्ट। देखो जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल ले लो, घर में अगर छोटे मोटे झगड़े होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिवोर्स केस है, तो मुझे बताओ क्या डिवोर्स केस लेने के लिए लोग कोर्ट में जाएंगे? नहीं सर, मुझे डाउट लगता है कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि कोर्ट में जाने के लिए ही कम से कम उनका नंबर आते आते 5 से 6 साल निकल जाए। तो मुझे नहीं लगता है बेटा वो कोर्ट में जाएंगे करके। जो छोटे मोटे झगड़े जो होते हैं, लोग क्या करते हैं ना, अगर उनको जल्दी डिसीजन चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल डिवोर्स का केसेस है, अगर आप कोर्ट में जाओगे तो इट विल टेक टाइम फॉर कमिंग रिजल्ट्स। अगर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए तो द बेस्ट पार्ट विल बी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होगा। अगर ये एक तरह का मीडिएटर होता है, ये एक तरह के थर्ड पार्टीज होते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये अपना डिसीजन देते हैं, बट इनका जो सजेशन होता है, लॉ भी उसको मानता है। सजेशन बोलो, सजेशन जो भी देते हैं उनका खुद का एक लीगल लाइक बैकग्राउंड होता है, मतलब उसका लीगल इंपॉर्टेंस होता है। इंस्टेड ऑफ आई विल बी सेइंग लीगल इंपॉर्टेंस होता है, और लीगली इंपॉर्टेंस होता है, इवन लॉ भी मानता है इनके सजेशन को। मैं डिसीजन नहीं बोल रहा हूँ, सजेशन बोल रहा हूँ, सजेशन बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों को एक छोटा एग्जांपल दूंगा। मेरे क्लोज, मैं आई वोंट बी सेइंग इट्स अ फैमिली मेंबर, बट इज अ क्लोज फैमिली फ्रेंड्स में ही आता है। um, उनके घर में, आई विल बी सेइंग रेदर माय अंकल, नॉट अ पार्ट ऑफ माय फैमिली मेंबर, इज माय अंकल, माय फादर्स गुड फ्रेंड। उनके घर में क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। उनका एक बेटा था, ही गॉट मैरिड। लिसन व्हाट आई एम एग्जैक्टली सेइंग। एक बच्चे ने बोला सर आर्बिट्रल में कौन होता है, जज होता है? नहीं बेटा, जज नहीं होता है। बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है ये सोल ऑर्बिट्रेटर होता है। मैंने पहले ही बोला ये कोर्ट नहीं है, दिस इज नॉट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये कोई स्पेशल कोर्ट नहीं है। ये एक
लाइक यू कैन से इट्स अ थर्ड पार्टी और यू कैन से इट इज अ मीडिएटर। और ये लोग एक तरह ये एक सोल आर्बिट्रेटर भी होता है, पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर भी होता है। सर ये होता कहाँ पे? ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है बेटा। अगर आप कभी गलती से कोर्ट में गए हो या कोर्ट के आसपास कभी आप आसपास में आपका घूमना हुआ है, तो आप उस कोर्ट के आसपास में 100-200 अगर 100-200 मीटर पे भी चलोगे तो आपको बड़े बड़े बोर्ड दिखाई देंगे। बड़े बड़े बोर्ड आर्बिट्रेटर करके, उसमें लिखा रहता है अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप हमारे पास आओ, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। और ये नॉर्मली आपको ना आसपास कोर्ट के आसपास में इसका ऑफिसेज मिलेगा। ये छोटे ऑफिसेज होते हैं एंड बहुत सारे लोग आजकल इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। चलो मैं एक छोटा एग्जांपल दे देता हूँ। इसे जस्ट एन एग्जांपल एंड इट इज सीन इन टुडे सिनेरियो इन ऑलमोस्ट इन एवरी फैमिली। मेरे अंकल है, उनका एक बेटा था, आई गेस हो गया उसको 5-6 साल हो गया ये प्रॉब्लम्स को। व्हेन ही गॉट मैरिड तो उन्होंने जब शादी किया उनके बेटे ने, तो उनके घर में जब वो वाइफ आई, उनकी वाइफ आई, तो ऐसा देखा गया कि शादी के 5 या 6 या 1 हफ्ते के बाद ही घर में प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गया। प्रॉब्लम होना कैसे स्टार्ट हो गया? सब प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया कि उनकी वाइफ का मतलब वो अंकल के बेटे की वाइफ का ना लड़के के फादर से जम रहा था, ना लड़की के फादर लड़के के मदर से जम रहा था, ना लड़के के सिस्टर से जम रहा था। मतलब पता नहीं मन मोटा हो रहा था। सेम थिंग वाज हैपेंड विद द बॉय आल्सो, वो लड़की का भी, अंकल की लड़की का इन अ सेम वे उसका भी वाइफ के फादर के साथ नहीं जम रहा था, वाइफ के मदर के साथ नहीं जम रहा था, वाइफ के भाई के साथ नहीं जम रहा था, वाइफ के सिस्टर के साथ नहीं जम रहा था। बट प्रॉब्लम हस्बैंड वाइफ में नहीं था, प्रॉब्लम हस्बैंड वाइफ में नहीं था, झगड़े इन दोनों के बीच में नहीं। प्रॉब्लम वाइफ का हस्बैंड के फादर से, हस्बैंड के मदर से, हस्बैंड के सिस्टर से, हस्बैंड का वाइफ के फादर से, वाइफ के मदर से, वाइफ के ब्रदर से, वाइफ के सिस्टर से। छोटी छोटी बातों पे कुछ ना कुछ, और उनकी वजह से इन दोनों में भी झगड़ा होना स्टार्ट होता। ऐसा चलता रहा, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, दे हैव 2 kids ऑल्सो। नाउ वाइफ डिसाइडेड टू गेट फॉर डिवोर्स, एडजस्ट नहीं हो पा रहा था एंड शी डिसाइडेड लास्टली कि मुझे डिवोर्स चाहिए। मैं ऐसा कोई मैसेजेस आपको नहीं दे रहा हूँ, ध्यान देना, मैं एक बता रहा हूँ जो रियलिटी है करके। तो लड़के ने लड़की से बोला, मतलब वाइफ से बोला, देख प्रॉब्लम ना मेरे हम दोनों में है, ना मुझे तुझसे प्रॉब्लम है, ना तुझे मुझसे प्रॉब्लम है, ये तो बैड फैक्ट है। प्रॉब्लम है फैमिली मेंबर से, तुझे मेरे फादर पसंद नहीं है, मेरे मम्मी का बोलना पसंद नहीं है, मेरे सिस्टर का बोलना पसंद नहीं, ठीक है, मुझे भी तेरे फादर से बोले। अगर हम डिवोर्स लेंगे तो इसमें लॉस किसका होगा? अपने 2 बच्चों का होगा, चिल्ड्रन का लॉस हो जाएगा बेटा, इसमें बच्चों का लॉस हो जाएगा, उनका लाइफ खराब हो जाएगा। डिवोर्स के लिए जाते भी है तो डिवोर्स में बच्चे आइदर हस्बैंड के कस्टडी में होगा या वाइफ के कस्टडी में होगा, पर कहीं ना कहीं मेंटली बच्चे डिस्टर्ब रहे। बच्चों के लिए ऐसा मत करो। बट कुछ हो नहीं रहा था, तो लेटर ऑन दीज हस्बैंड वाइफ वेंट टू आर्बिट्रल। डिवोर्स के बजाय उनको किसने एडवाइस किया, आप एक काम करो आर्बिट्रल में जाओ, सजेशन दिया, किसने एडवाइस किया उसको, आप जाओ, दे आर द बेस्ट पीपल, वो आपको बताएंगे। उन्होंने एक बार मीटिंग लिया, उधर पैनल बैठा था, आर्बिट्रल का पैनल पैनल बैठा था, 3 से 4 लोग, और उन्होंने हस्बैंड वाइफ दोनों को बुलाया, दोनों को साथ में बिठाया, दोनों से बात की 3 से 4 घंटे। फिर वाइफ को बोला आप बैठो, हस्बैंड को भेजा, वाइफ से अकेले में बात की, एक्सपर्ट्स ने, पैनल्स ने। फिर वाइफ को भेजा, हस्बैंड को बात, तो पैनल को ये बात समझ में आया कि प्रॉब्लम हस्बैंड वाइफ का नहीं, प्रॉब्लम हस्बैंड का वाइफ के फैमिली के साथ है और वाइफ का हस्बैंड के फैमिली के साथ है। 2-3 दिन के बाद उन्होंने दोनों को बुलाया और दोनों को बिठाकर ये पैनल ने सजेशन दिया, एक काम करो, सबसे पहले आप अलग रहना स्टार्ट करो। हस्बैंड को बोला वाइफ के सामने कि आप अपना खुद का कुछ अलग घर लो, रेंटेड हो, खुद का हो, कुछ भी हो, बट एक बात ध्यान देना, आपको सेपरेट रहना है। जब आप सेपरेट रहोगे हस्बैंड वाइफ, तो वाइफ का रोज का फादर के साथ, लड़के के हस्बैंड मदर के साथ, सिस्टर के साथ बहस नहीं होगा, आधा प्रॉब्लम उधर सॉल्व। लड़के को बोला आप
लड़की के वाइफ के मदर को कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, फादर के कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, सिस्टर के कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, ब्रदर के, वहां पे 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो। कितना परसेंट? 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो। 20% प्रॉब्लम है, उन्होंने बोला हस्बैंड को ना आप वाइफ के घर पे जाओगे, वाइफ के पेरेंट्स के घर पे जाओगे, वाइफ को बोला ना आप हस्बैंड के वाइफ हस्बैंड के पेरेंट्स के घर पे जाओगे, वहां पे 100% सॉल्व। और इतना ही नहीं है बेटा, ध्यान देना है, इन्होंने एक बड़ा सा एग्रीमेंट बनाया, उस एग्रीमेंट में सारी बातें डिस्कस जो हुई थी सारी की सारी इन लोगों के बीच में सब डिस्कशन हुआ। फिर एडवाइजरी इन्होंने इशू किया कि हमारे बीच में ये सारा डिस्कशन हुआ, ये सारी बातें पूछी गई, ये सारा डिस्कशन होने के बाद एग्रीमेंट साइन किया गया, लास्ट में नोट भी दिया गया। नोट में क्या दिया? अगर ये सब होने के बावजूद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप कोर्ट में जाके डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आज हस्बैंड वाइफ, उनके 2 बच्चे, दे ऑल आर हैप्पी, प्रॉब्लम होता ही नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि हस्बैंड वाइफ के घर पे भी जाता है साल में एक बार, वाइफ भी हस्बैंड के घर में जाती है मंथली, या किसी फंक्शंस में होगी तो जाते हैं, दैट्स इट। एंड द फैमिली, तो जस्ट इमेजिन करो ये कितनी अच्छे सर्विसेज दे रहे हैं। दे आर नॉट अ कोर्ट, बट इनके सजेशन, मैं बोलूंगा सजेशन में, डिसीजन नहीं बोलूंगा, बिकॉज दे आर नॉट करेक्ट अथॉरिटी टू गिव डिसीजन। सजेशन बोलो, एडवाइजरी बोलो, उनका खुद का एक लीगल इंपॉर्टेंस होता है जिसको कोर्ट भी मानता है, और ये लीगली एनफोर्स भी होता है। और ये इतना तक उसने एग्रीमेंट में बोला कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाके डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, और कोर्ट में हमारा एग्रीमेंट का भी कॉपी बता सकते हो कि ये सारे प्रोसीजर आप ऑलरेडी फॉलो कर चुके हो करके। बाद में आप, वो बात अलग है, कोर्ट में जाने का प्रॉब्लम नहीं हुआ, द हस्बैंड वाइफ बोथ आर हैप्पी, इवन लड़के के पेरेंट्स भी खुश है, लड़की के पेरेंट्स भी खुश है, दे ऑल आर हैप्पी। ठीक है सर, तो ये मैंने आपको बता दिया था आर्बिट्रल का मतलब क्या होता है। सर आर्बिट्रल जरूरी नहीं है कि ये ग्रुप ऑफ आर्बिट्रल हो गए, ये सोल आर्बिट्रल भी होते हैं, सोल आर्बिट्रल भी होते हैं, ठीक है। ये एक तरह के मीडिएटर्स होते हैं, एक तरह का थर्ड पार्टी होता है। और जो लोग ये जो हस्बैंड वाइफ जहाँ पे गए थे उसे हम बोलते हैं फैमिली आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। इनका काम होता है फैमिली में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उसको रिजॉल्व करना। क्या करना? रिजॉल्व करना। जैसे डोमेस्टिक वायलेंसेस है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो ये रिजॉल्व करता है, ठीक है। मुझे बताओ अभी क्या आर्बिट्रल ने सर्विसेज दी? यस सर, आर्बिट्रल ने सर्विसेज दी। तो क्या जीएसटी अप्लाई होगा? आंसर इज नो, क्योंकि हम एग्जामिशन लिस्ट पढ़ रहे हैं और एग्जामिशन में क्लियरली लिखा हुआ है अगर कोई सर्विसेज आर्बिट्रल दे रहा है तो जीएसटी नहीं लगेगा। देखो उसे क्या बोला है, फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल, जिसमें हिंदी में उन्होंने दिया हुआ है मीनिंग उसका, आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। मध्यस्थ मतलब मिडिल मैन, न्यायाधीशकरण मतलब लॉ, we won't be saying it's having like a legal importance। अगर कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस देता है किसी भी पर्सन को जो बिजनेस नहीं, बिजनेस एंटिटी से बिलोंग नहीं करता है, जैसे कि पर्सन लाइक मी हु इज नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ, दूर दूर तक कोई बिजनेस का संबंध ही नहीं, तो ऐसे केस में अगर आर्बिट्रल मुझे सर्विस देता है तो जीएसटी। अगर आर्बिट्रल किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है जिसकी टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इलिजिबल फॉर एग्जामेशन थी, मतलब 20 लाख से कम, 40 लाख से कम, 10 लाख से कम थी, तो उसको भी जीएसटी देने का जरूरत, सॉरी जीएसटी पे, जीएसटी एग्जाम्प्ट है। अगर आर्बिट्रल कोई सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा है, यूनियन टेरिटरी को दे रहा है, लोकल अथॉरिटी को दे रहा है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी को दे रहा है, गवर्नमेंट एंटिटी को दे रहा है, तो जीएसटी नहीं लगेगा। अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सर सर आपकी सारी बातें हमें समझ में आई। एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया है कि सर अगर मान लो बिजनेस का टर्नओवर, अगर वो रजिस्टर्ड डीलर है तो बट ऑब्वियस है बेटा उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई होगा, पर जीएसटी में आरसीएम अप्लाई होगा ना। व्हाट इज आरसीएम? जो सर्विस लेगा वो जीएसटी पे करेगा डायरेक्टली टू गवर्नमेंट। तो अगर यहाँ पे ट्रिब्यूनल सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को दे रहा है जिसकी टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा, जिसकी टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा, 40 लाख से ज्यादा है, तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा। बट यहाँ पे जो सर्विस रिसीवर है, बिजनेस एंटिटी, इज लाइबल टू पे जीएसटी ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। दैट्स इट। अभी यहाँ पे दिया भी है आरसीएम अप्लाई होगा इन केस ऑफ ट्रिब्यूनल। सर ऐसा क्यों? बिकॉज सर ट्रिब्यूनल आर्बिट्रल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल नेगेटिव लिस्ट में आता है ना। व्हाट इज नेगेटिव लिस्ट बेटा? वो हम लोग करेंगे शेड्यूल 3 में जब हम सेक्शन 7 पढ़ेंगे। शेड्यूल 3 में आता है सेक्शन 7, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है।
आई होप देर इज नो प्रॉब्लम। लेट स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट नाउ। सर यहाँ तक हो गया। सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ देखो, उसने बोला है कि सर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सप्लायर है, रिसीवर बिजनेस एंटिटी है जो टैक्सेबल टेरिटरी में है, सर्विसेज सप्लाइड बाय आर्बिट्रल टू बिजनेस एंटिटी जिसकी टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, तो 18% का जीएसटी लगेगा। इज इट राइट? उसने बोला है सर आर्बिट्रल ने इंडिविजुअल को सर्विस प्रोवाइड की है, एग्जाम्पल। आर्बिट्रल ने बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड की है बट जिसका टर्नओवर 18 लाख से कम है, 20 लाख से कम है, एग्जाम्पल। आर्बिट्रल ने सर्विस प्रोवाइड की है कंपनी को, बिजनेस को जिसका टर्नओवर 25 लाख 20 लाख से ज्यादा है, टैक्सेबल। टैक्सेबल और यहाँ पे जीएसटी कौन पे करेगा? एबीसी पे करेगा। सिंगल एडवोकेट ने सिंगल एडवोकेट को सर्विस प्रोवाइड की, एग्जाम। ये हमने लीगल सर्विसेज में दिखा था, अगर आपको याद है। अगर एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विस प्रोवाइड करेगा तो एग्जाम्प्ट होता है। इंडिविजुअल एडवोकेट ने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया, एम्प्लॉय है बेटा वो, बिजनेसमैन नहीं है, एग्जाम्प्ट। इंडिविजुअल एडवोकेट ने बिजनेसमैन को सर्विस प्रोवाइड की जिसकी टर्नओवर लास्ट ईयर कितनी थी? 20 लाख से कम थी, एग्जाम्प्ट। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आई होप देर इज नो डाउट। XYZ फर्म, फर्म मतलब बेटा ये पार्टनरशिप फर्म है, उसने बिजनेस को सर्विसेज दी जिसका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, टैक्सेबल। और ये क्या करेगा? आरसीएम अप्लाई पे करेगा। इफ एनीबडी हैज एनी डाउट इन दिस लेट मी नो। नहीं है तो हम लोग आगे बढ़े। नहीं है तो हम लोग आगे बढ़े, जल्दी जल्दी बताएं। नो डाउट पुट अ मैसेज इन द चैट बॉक्स, नो डाउट। सो रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू रिप्लाई वेरी हॉनेस्टली। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगने के लिए आप रिप्लाई करो बस। ठीक है सर, ऐसा है क्या? ठीक है, फिर हम रिप्लाई करेंगे। आपको अच्छा लगना चाहिए इसलिए रिप्लाई करें, वैसे हम रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो बात अलग है। जस्ट वेट, हम लोग सिंपल और एक सर्विस लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सर्विसेज। नेक्स्ट सर्विसेज क्या है? स्पोर्ट्स पर्सन एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी। मुझे बताओ स्पोर्ट्स पर्सन कौन है? सर स्पोर्ट्स पर्सन सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। मैं क्रिकेटर की बात बता रहा हूँ, विराट कोहली है, धोनी है, देयर आर नंबर ऑफ प्लेयर, दे आर स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स एक्टिविटी, अभी बेटा स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी दो टाइप के होते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिकॉग्नाइज्ड और दूसरा होता है अनरिकॉग्नाइज्ड। चलो आप मुझे बताओ रिकॉग्नाइज क्या है, अनरिकॉग्नाइज क्या है? मुझे बताओ WWE रिकॉग्नाइज है या अनरिकॉग्नाइज्ड है? इज इट रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज? रिकॉग्नाइज्ड, ओहो। WWE, बच्चे बोल रहे हैं सर रिकॉग्नाइज्ड है। एनीबडी वांट टू से एनीथिंग रिलेटेड टू दिस? अनरिकॉग्नाइज, एक बच्चे ने बोला अनरिकॉग्नाइज है। सो देयर इज अ डिस्प्यूट, वन इज सेइंग रिकॉग्नाइज, दूसरा अनरिकॉग्नाइज। मेरे हिसाब से मेरा नॉलेज बोलता है सर ये अनरिकॉग्नाइज है। आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे हिसाब से ये अनरिकॉग्नाइज है। चलो ठीक है, मुझे बताओ गोटियां खेलना इज अ रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज? मार्बल्स, मार्बल्स बच्ची बोल रही है रिकॉग्नाइज है करके, हद हो गई करके, हद हो गई, अनरिकॉग्नाइज। अरे नेशनल लेवल पे खेलते हैं क्या मार्बल? समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, गिल्ली डंडा खेलना रिकॉग्नाइज है या अनरिकॉग्नाइज है? अनरिकॉग्नाइज है, ठीक है। सर गिल्ली डंडा अनरिकॉग्नाइज है। पतंग उड़ाना रिकॉग्नाइज है अनरिकॉग्नाइज है? सर पतंग उड़ाना स्पोर्ट्स में आता है क्या? नहीं सर, ठीक है। कबड्डी खेलना, कबड्डी इज रिकॉग्नाइज ऑन रिकॉग्नाइज? रिकॉग्नाइज है, वेरी गुड। क्रिकेट, क्रिकेट 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 रिकॉग्नाइज्ड है, वेरी गुड। कबड्डी हो गया। फुटबॉल रिकॉग्नाइज है अनरिकॉग्नाइज है? रिकॉग्नाइज है सर, हमारे इंडिया ने 6 बार वर्ल्ड कप खेला, ऑलमोस्ट मैक्सिमम वर्ल्ड कप हमारे इंडिया ने जीता हुआ है। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अभी मुझे और एक पूछना है, आपने देखा होगा, आई एम नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट, बीसीसीआई ये रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है या अभी तक हम लोग स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं? अब मैं स्पोर्ट्स बॉडी के बारे में बात करूं, स्पोर्ट्स बॉडी, बीसीसीआई इज अ रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड? रिकॉग्नाइज। आईपीएल, आईपीएल
इंडियन प्रीमियर लीग, सारे बच्चे आईपीएल देखते हैं, पर ये पता नहीं है वो रिकॉग्नाइज है अनरिकॉग्नाइज है। चलो ठीक है, मुझे भी डाउट है, इवन आई एम नॉट श्योर, बट एज पर एज माई नॉलेज इज कंसर्न, इट इज अनरिकॉग्नाइज, इट इज अनरिकॉग्नाइज। इंडिया के बाहर जाता किधर आईपीएल? मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से अनरिकॉग्नाइज है, मेरे नॉलेज के हिसाब से। अगर गलत है तो प्लीज व्हाट्सएप मी लेटर ऑन विद द प्रॉपर इंफॉर्मेशन कि सर देखो ये अनरिकॉग्नाइज नहीं है, रिकॉग्नाइज है, तो मुझे नेक्स्ट टाइम वापस यही सेम अगर टॉपिक में लूँ तो बच्चों को बता सकूं कि अनरिकॉग्नाइज नहीं है, रिकॉग्नाइज है। ठीक है सर, सर हमें समझ में आया आप क्या बताना चाहते हो। सर आपने बताया कि स्पोर्ट्स होगा अगर वो रिकॉग्नाइज है, नो जीएसटी, अनरिकॉग्नाइज है तो जीएसटी लगेगा। अगर आपने कोई भी सर्विसेज रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को दी, नो जीएसटी। अगर आपने कोई भी सर्विसेज अनरिकॉग्नाइज बॉडी को दी, जीएसटी लगेगा। ऐसे ही ना सर? चलो देखते हैं क्या है। विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। एंट्री नंबर व्हाट? एंट्री नंबर 68। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंट्री नंबर 68, उसने बोला है सर्विस प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। सर सचिन तेंदुलकर इंडियन टीम के लिए खेल रहा है और वो बीसीसीआई को अपनी सर्विसेज दे रहा है, बीसीसीआई उसको पैसा दे रही, जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? सर नहीं लगेगा। आर एग्जाम इफ प्रोवाइडेड बाय, सर अगर कोई भी सर्विसेज हम रिकॉग्नाइज्ड बॉडी को देते हैं, रिकॉग्नाइज्ड बॉडी को देते हैं तो वो एग्जाम्प्ट है। अगर आप एक इंडिविजुअल प्लेयर हो, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, हमारे टाइम की मैं बात करूंगा, मुझे अभी रिसेंट तो मैंने मैच देखना छोड़ दिया है हार्डली। सचिन तेंदुलकर रिटायर होने के बाद, संन्यास लेने के बाद हम लोगों ने मैचेस, मैंने स्पेशली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैचेस बहुत कम कर दिए, नहीं के बराबर। तो हमारे जमाने में श्रीनाथ हुआ करते थे, अनिल कुंबले हुआ करते थे, सहवाग हुआ करता था, नवजोत सिंह सिद्धू हुआ करता था। ये सारे के सारे प्लेयर्स अगर बीसीसीआई को सर्विसेज दे रहे हैं तो जीएसटी लगेगा, सॉरी जीएसटी नहीं लगेगा। रेफरी, आई डोंट फील हमारे इंडिया का ऐसे कोई रेफरी है जो इंटरनेशनल लेवल पे रेफरी का रोल प्ले करता है, पर ठीक है, कोई अगर कोई रेफरी स्पोर्ट्स बॉडी को अगर सर्विस दे रहा है, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दे रहा है और रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी उसको पैसा दे रहा है तो नो जीएसटी। एम्पायर है, कोच, आई गेस कोच का तो नहीं पता। टीम मैनेजर, इज इट रवि शास्त्री इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हु इज अ करंट टीम मैनेजर, हु इज अ करंट टीम मैनेजर? आई गेस इट इज रवि शास्त्री, बिकॉज मैंने बहुत पहले न्यूज में भी देखा था। हु इज अ करंट टीम मैनेजर? सर वो भी नहीं पता करके, ठीक है। सर वो कोच है, ओके ओके, ही इज अ कोच, ठीक है ठीक, ही इज अ कोच, ठीक है, रवि शास्त्री इज अ कोच, पहले टीम मैनेजर थे मेरे हिसाब से। देन हु इज अ टीम मैनेजर? हु इज अ टीम मैनेजर देन? नो आइडिया, ठीक है कोई बात नहीं है। तो अगर ये सारे लोग, देखो देखो ने चार लोगों के नाम लिए, प्लेयर, रेफरी, एम्पायर, कोच और टीम मैनेजर, ये फाइव नेम्स ध्यान दें। अगर ये सर्विसेज किसको दे रहे हैं? फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज बाय द रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, बीसीसीआई ने एक स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया, ये जाके खेले, बीसीसीआई ने उनको पैसा दिया, नो जीएसटी, ठीक है। ये पांच को छोड़ के अगर कोई भी सर्विसेज बीसीसीआई को देगा, जीएसटी अप्लाई होगा, ठीक है। सर अभी एक रिकॉग्नाइज बॉडी ने दूसरे रिकॉग्नाइज बॉडी को, जैसे बीसीसीआई ने सर्विसेज दी आईसीसी को, या आईसीसी ने सर्विस दी बीसीसीआई को, वेदर जीएसटी एप्लीकेबल होगा? नो जीएसटी। एक रिकॉग्नाइज बॉडी दूसरे रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, स्पोर्टिंग बॉडी को, स्पोर्ट्स बॉडी को अगर सर्विस देता है तो नो जीएसटी। आप बोलोगे सर स्पोर्ट्स रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी का मतलब क्या होता है? बेटा ये आप लोग खुद पढ़ लेना। मेरे हिसाब से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, स्पोर्टिक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके बाद नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एफिलिएटेड। बेटा ये खुद पढ़ लेना, नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा, डोंट वरी। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि वो रिकॉग्नाइज्ड है या वो अनरिकॉग्नाइज्ड है, क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा वेदर इट इज रिकॉग्नाइज्ड और वेदर इट इज अनरिकॉग्नाइज्ड। पर तो भी बहुत सारे अच्छे बच्चे होते हैं, उनको नहीं सर हमें रिकॉग्नाइज कंसेप्ट पढ़ना ही पढ़ना है, तो इसके लिए आप लोगों के लिए ये उन्होंने बुक में दिया हुआ है। तो सर हम लोगों ने पहली बात देखी कि
अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन रिकॉग्नाइज बॉडी को या रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विसेज देता है, और अगर वो इंडिविजुअल है, कोच है, एम्पायर है, रेफरी है और टीम मैनेजर है, नो जीएसटी। अगर कोई स्पोर्टिंग बॉडी दूसरे स्पोर्टिंग बॉडी को सर्विसेज देता है, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी को सर्विस देता है, नो जीएसटी। ठीक है। उसके बाद देखो एंट्री नंबर 53। देखो बेटा यहाँ पे देखो, पहला एंट्री नंबर 68 है, फिर एंट्री नंबर 55 3, पता नहीं सब ऊपर नीचे। और पर सबसे अच्छा बुक बेनिफिट ये बुक का क्या है पता है, उन्होंने क्या किया, एक प्रॉपर हेडिंग में, एक प्रॉपर कैटेगरी में सारे सर्विसेज को अरेंज किया हुआ है। अदरवाइज इट विल नॉट बी वेरी इजी फॉर एवरी टीचर टू डिलीवर एग्जामिनेशन विद अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलो सर अभी हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान देना है बेटा। एंट्री नंबर 53 में क्या बोला है, स्पॉन्सरशिप, सर्विसेज ऑफ स्पॉन्सरशिप और स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है बेटा, हम लोग की जो इंडियन क्रिकेट मैचेस होते हैं इंडिया में, ये सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करता कौन है, स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सर्स कभी कभी बीच बीच में मैं देख लेता हूँ मैच, तो मैंने देखा है कि नॉर्मली ग्राउंड पे आपने देखा रहेगा कंपनी के एड्स होते हैं। ओप्पो देखा है मैंने, रिसेंटली नहीं देखा है, बट आई गेस पेटीएम का हम लोग ने ये देखा है, मैंने स्पॉन्सरशिप देखा हुआ है। आई गेस बाइजू का हम लोग ने देखा है। और मुझे याद नहीं आ रहा है, चलो जल्दी जल्दी, अंबुजा सीमेंट मैंने देखा है। सारे बच्चे बताएंगे कौन कौन सा है। एक अंबुजा सीमेंट का भी मैंने देखा है। ये नॉर्मली अंबुजा सीमेंट का पता है क्या है, ये बाउंड्री वॉल्स होते हैं अंबुजा सीमेंट। कोलगेट, हाँ सीएट टायर का देखा है मैंने, बरोबर है, सीएट टायर्स का। कोलगेट मैंने पहली बार सुना था। कोलगेट आई डोंट फील। एमआरएफ है, वेरी गुड, एमआरएफ है, वेरी नाइस। और ठीक है। मुझे बताओ, ये सारे जो स्पॉन्सर्स होते हैं, आपने देखा रहेगा मैच के वक्त, एक तो इनका नाम विकेट पे विकेट पे लिखा होता है, विकेट पे दिया होता है। दूसरा, ग्राउंड्स में एक बड़ा सा एक लाइक एनिमेशन काइंड ऑफ थिंग आता है। मैंगो स्लाइस भी है क्या, ठीक है, नहीं नहीं मुझे नहीं पता। जो मुझे पता है वो मैंने बता दिया। आई मे बी रॉन्ग, इसमें से भी कुछ नाम अगर मुझसे गलत है तो प्लीज रेक्टिफाई मी, बट आई रिमेम्बर व्हाट आई रिमेम्बर, मैंने आपको यहाँ पे लिख कर दिया। ये सारे लोग क्या करते हैं, स्पॉन्सर्स करते हैं। अगर ये स्पॉन्सर्स ने स्पॉन्सरशिप स्पोर्टिंग इवेंट को दी है, नो जी। अब ये सब पढ़ने का मुझे नहीं लगता है, मेरे को पढ़ने का जरूरत है। ये सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स है जिनको कौन दे रहा है, स्पॉन्सरशिप दे रहा है। आपने देखा रहेगा बेटा, कॉलेजेस में जो इवेंट्स होते हैं, एनुअल फंक्शंस होता है या इवेंट्स होते हैं एनुअल, तो बहुत सारी कंपनीज बाहर से स्पॉन्सरशिप देती है, देती ही नहीं देती है, यस सर देती है। सर अगर मान लो कोई कंपनी स्पॉन्सरशिप दे sorry, कोई कंपनी अगर स्पॉन्सरशिप दे, स्पॉन्सरशिप किसको दे, कॉलेज को दे। कॉलेज में इवेंट्स होता है। मुझे बताओ, क्या कॉलेज स्पोर्टिंग इवेंट में आता है क्या, इस कॉलेज कम्स अंडर स्पोर्टिंग इवेंट, क्या ये स्पोर्ट्स बॉडी है, बोलिए बेटा, नहीं है। तो यहाँ पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। तो कोई भी स्पॉन्सरशिप अगर कोई कंपनी कॉलेजेस को देता है तो जीएसटी लगता है, ये भी ध्यान दे। क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, यस जीएसटी लगेगा। तो हमने दो एंट्री पढ़ी, एंट्री नंबर 68 और एंट्री नंबर 53। तो 68 में हमने क्या देखा सर, 68 में हमने देखा व्हाट वी हैव सीन इन 68। अगर प्लेयर्स, इंडिविजुअल प्लेयर, बराबर है, कोच, रेफरी, टीम मैनेजर, और कौन था, इंडियन कोच, इंडिया इंडिविजुअल था, कोच था, रेफरी था, टीम मैनेजर था। एंड हु वाज द नेक्स्ट पर्सन, एनीवन, चैट बॉक्स में लिखेंगे जल्दी फास्ट। सर याद नहीं, एम्पायर, ओके ठीक है, एम्पायर, सर एम्पायर। ये पांच लोग अगर सर्विसेज किसको देते हैं, स्पोर्ट्स बॉडी को देते हैं। कौन सा स्पोर्ट्स बॉडी, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को, नो जीएसटी। अगर ये रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी अदर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को देते हैं, नो जीएसटी, नो जीएसटी। बात समझा, ये था एंट्री नंबर 68। ठीक है समझी सर। दूसरा था कि सर स्पॉन्सर्स ने सर्विसेज किसको दी, स्पोर्टिंग इवेंट को दी।
अभी उन्होंने स्पोर्टिंग इवेंट में रिकॉग्नाइज वर्ड लिखा है, नहीं लिखा हुआ है सर? रिकॉग्नाइज वर्ड ऐसा दिया हुआ नहीं, बट स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज कौन करता है सिर्फ उनके नाम दिए हुए। अगर ये इस कैटेगरी में आते हैं, स्पॉन्सरशिप मिला है, नो जीएसटी। अगर ए बी सी डी ई के कैटेगरी में नहीं आते हैं तो स्पॉन्सरशिप पे क्या लगेगा, जीएसटी अप्लाई होगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। वी विल बी मूविंग विद द नेक्स्ट पार्ट, अ वेरी सिंपल पार्ट, ध्यान दो सर। स्पोर्ट्स पर्सन एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी में क्या टैक्सेबल है ये बता दो। उन्होंने बोला अगर कोई इंडिविजुअल सर्विस दे रहा है, किसको, स्पोर्ट्स बॉडी को, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को, एज सिलेक्टर, हाँ सर ऊपर सिलेक्टर वर्ड नहीं था, कमेंटेटर, यस, क्यूरेटर, यू नो क्यूरेटर। अभी क्यूरेटर को मेरे को डिफाइन करना है। एक मूवी था MS धोनी का, आई डोंट नो वेदर आप लोग ने देखा है नहीं देखा है। उनके फादर क्या जॉब करते थे सर? उनके फादर ग्राउंड के केयर टेकर थे। जो ग्राउंड था उनके केयर टेकर थे, यस सर। उस केयर टेकर को हम लोग बोलते हैं क्यूरेटर। MS धोनी मूवी अगर आपने देखा होगा एंड धोनी के फादर का जो रोल देखा होगा, जॉब करता देखा होगा, ही वाज अ केयर टेकर फॉर दैट पर्टिकुलर ग्राउंड वेयर ही यूज्ड टू वर्क। टेक्निकल एक्सपर्ट्स, कैमरा, जो आपको लाइव मैच दिखता है टीवी पे, कैमरा, लाइव मैच, बॉल ऐसा जा रहा है करके सिक्स के लिए, पूरा का पूरा टेक्निकल एक्सपर्ट जो होते हैं। अगर स्पोर्टिंग इवेंट ये लोग स्पोर्टिंग रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विसेज देते हैं और इनको कुछ पैसा मिलता है तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ध्यान देते, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा सेक्शन एक्सेम्पशन में दिया हुआ है, एंट्री नंबर 60, सॉरी नो, नो एंट्री नंबर, इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सर्विसेज ऑफ अ प्लेयर टू फ्रेंचाइजी विच इज नॉट एन रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, जैसे मैंने बोला आईपीएल, कोई फ्रेंचाइजी सर्विसेज आईपीएल को दे रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर वेदर आईपीएल इज रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज, बट एज पर एज माई नॉलेज इट इज अनरिकॉग्नाइज ओनली। इफ इट इज रिकॉग्नाइज प्लीज लेट मी नो, ठीक है। अगर कोई फ्रेंचाइजी सर्विसेज ऑफ अ प्लेयर टू अ फ्रेंचाइजी विच इज रिकॉग्नाइज विच इज नॉट एन रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, जैसे कि सचिन तेंदुलकर मुंबई इंडिया के लिए खेल रहा है, पैसा मिल रहा है उसको, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। इज इट राइट? जैसे कोई प्लेयर को कोई फ्रेंचाइजी लेता है, पैसे देता है, जीएसटी लगेगा। इफ एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज लेट मी नो। इफ एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग लेट मी, नो डाउट पुट अ मैसेज इन द चैट बॉक्स, नो डाउट नो डाउट नो डाउट। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है सर, हम आगे बढ़ेंगे। यस, अभी देखो उसने क्या बोला है, एक एग्जाम्पल दिया उसने, 188। एग्जाम्पल क्या है? सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी एज अ प्लेयर, एज अ रेफरी, एज एन एम्पायर, एज अ कोच, टीम मैनेजर, जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। सर आपने फ्रेंचाइजी टू अनरिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को दिया, जीएसटी लगेगा? लगेगा। एक रिकॉग्नाइज बॉडी ने दूसरे रिकॉग्नाइज बॉडी को दिया, नो जीएसटी। सर सिलेक्टर ने, कमेंटेटर ने, क्यूरेटर ने सर्विसेज दिया, कस्टडियन, केयर टेकर, जीएसटी लगेगा? लगेगा। एम्पायर है, रेफरी है, नो जीएसटी। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। मैं काम करता हूँ, चलो मैं भी देखना चाहता हूँ आपको क्या समझा है क्या नहीं समझा है। यहाँ पे सॉल्यूशन क्वेश्चन के साथ दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग ने ऑलरेडी कर दिए हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ, जस्ट वेट। ठीक है बेटा, चलो पढ़ो ये क्वेश्चन नंबर 200। बताओ मुझे, आपके हिसाब से जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए?
वेटिंग फॉर योर आंसर। मिस्टर जे एक्ट एज एन रेफरी, सर रेफरी करके वो काम कर रहा है इन अ फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। He also act as a referee in another charitable football match organized by local sports club in lieu of lump sum payment. Discuss whether he is required to pay GST. तो उसने दो लोगों को क्या दिया है, सर्विसेज दिया हुआ है। एक सर्विसेज दे रहा है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, इंडिया मतलब ये रिकॉग्नाइज्ड है। तो मुझे बताओ, अगर वो कोई सर्विसेज स्पोर्ट्स अथॉरिटी इन इंडिया को सर्विसेज देता है तो जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? जल्दी जल्दी। नो जीएसटी, वेरी वेरी गुड। बट सर वो सर्विसेज और एक चैरिटेबल अनदर चैरिटी फुटबॉल मैच को, चैरिटी फुटबॉल मैच स्पॉन्सरशिप मैच है किसी चैरिटी को, तो जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ लोकल लेवल पे, लोकल लेवल जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? सर जीएसटी लगेगा, क्योंकि दिस वो जो रेफरी सर्विसेज दे रहा है वो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को नहीं दे रहा है, ये ध्यान देना है। इज नॉट गिविंग टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। चलो ठीक है, अच्छी बात है, सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दी। मैं तो अननेसेसरी आप लोगों पे पता नहीं गुस्सा हो जाता हूँ। ठीक है सर, ये चार में से हमने तीन एग्जाम्पल तो डिस्कस कर ली। मुझे बताओ, अमाउंट चार्ज बाय कॉर्ड ब्लैंक फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ स्टीम सेल्स हमने किया हुआ है हेल्थ केयर सर्विसेज में, जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? सारे बच्चे बताओ। हेल्थ केयर सर्विसेज में हमने किया हुआ है कॉर्ड ब्लड बैंक। अगर आपको याद होगा, जब एक छोटा बच्चा जब बॉर्न होता है तो उसका कॉर्ड मदर से कनेक्टेड होता है, याद आया कुछ? हाँ सर याद आया। नो जीएसटी, वेरी गुड। उसके बाद अमाउंट चार्ज फॉर सर्विस प्रोवाइडेड बाय कमेंटेटर टू द रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। कमेंटेटर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कमेंटेटर। कमेंटेटर एप्लीकेबल है। जस्ट एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा, जस्ट मैं ऊपर जा रहा हूँ। सर उन्होंने क्वेश्चन बोला, सर इज इट फॉर चैरिटी जीएसटी इज एप्लीकेबल? सर यहाँ पे he has acted as a referee in another charity football match. अभी चैरिटी फुटबॉल मैच फॉर चैरिटी पर्पस आई डोंट नो, बट ही इज वर्किंग एज अ रेफरी। फ्री में तो काम करेगा नहीं, पैसा लेगा। अभी जिससे पैसा ले रहा है क्या वो स्पोर्टिंग बॉडी है क्या? आंसर इज नो, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये ध्यान दो। सर जस्ट वेट, और कोई क्वेश्चन है? लेट मी चेक। सर विल आरसीएम अप्लाई? सर आरसीएम अप्लाई होगा। यस, बच्चे बोल रहे हैं सर क्या आरसीएम अप्लाई होगा? स्पोर्ट्स में मैंने बोला था आरसीएम अप्लाई होगा फॉर चैरिटी फुटबॉल। व्हाई आरसीएम विल बी अप्लाई? हम लोग एक और सर्विसेज करेंगे जो चैरिटेबल ट्रस्ट देता है, उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जस्ट वेट, हम लोग और आगे जाएंगे। जो मैंने करवाया है बेटा मैं वही बता। हाँ देखो, ये दो, एक टैक्सेबल, सॉरी एक एग्जाम्प्ट एक टैक्सेबल है। ये दोनों अभी भी अपना करना बाकी है, अभी तो हमने किया नहीं। ये देखो, ये मैंने इसलिए नहीं पूछा बिकॉज चैरिटेबल ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं कराया। यस सर, ये बताओ, ये बताएंगे। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर टू स्कॉलर बॉय हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट टू एंड फ्रो फ्रॉम स्कूल, क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? जल्दी जल्दी फास्ट। जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? नहीं, वेरी वेरी गुड, नो जीएसटी। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ व्हीकल पार्किंग टू जनरल पब्लिक इन शॉपिंग मॉल। बेटा कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, आप कॉलेजेस जाते हो तो स्टेशन पे अपने व्हीकल पार्क करते हो, करते हो नहीं करते हो? करते हैं सर। मुझे बताओ, क्या जीएसटी एप्लीकेबल होता है उस पे? क्या जीएसटी एप्लीकेबल होता है? चलो, एक बच्चे ने बोला यस, एक बच्चे ने बोला नो। बेटा जीएसटी एप्लीकेबल होता है। जब हम स्कोप ऑफ सप्लाई का डेफिनेशन पढ़ेंगे, स्कोप ऑफ सप्लाई का, उसमें कंसेप्ट है लाइसेंसिंग। दिस कंसेप्ट कम्स अंडर लाइसेंसिंग। ठीक है, उसमें मैं आपको ये सेम एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी। तो बेटा यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सर हमने तो पार किया है, उसने हमसे 20 रुपए लिए पर कोई बिल नहीं दिया उसने। बेटा अगर दिया होगा तो वहां पे डेफिनेटली चार्जेस इंक्लूडिंग जीएसटी लेगा रहेगा। 101%, 101%। सर हमारे यहाँ पे तो
हम पार्क करते हैं, बस आने के बाद लेके व्हीकल घर पे आ जाते हैं, सिर्फ पैसे देते हो, सामने से कुछ देता नहीं। सामने से मांगोगी तो देगा बेटा वो, अब मांगोगे नहीं तो कहाँ से देगा। चलो बताओ, मैंने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पढ़ा है, हाँ सर आपने पढ़ा है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क, जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं? जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं है, जल्दी जल्दी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क, जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं? बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मैंने पढ़ा है आप लोग, वेदर जीएसटी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पढ़ा है? नहीं नहीं सर, नहीं पढ़ा है शायद से। जिसमें जीटीए का कंसेप्ट आता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, पढ़ा है बेटा? जीटीए कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी 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 सॉरी, मुझे लगा मैंने पढ़ा है करके, रियली सॉरी, ऐसा पता नहीं। चलो ठीक है, मुझे बताओ, वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रेडियो टैक्सी ऑपरेटर, जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? यस जीएसटी लगेगा, रेडियो टैक्सी है इसलिए जीपीएस, अपना जीपीएस कनेक्टेड है, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। थैंक यू सर। दूसरा, वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कंपनी रनिंग एयर कंडीशन buses फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल इज ₹5 लाख एंड बस डज नॉट स्टॉप टू पिक अप एंड ड्रॉप पैसेंजर ड्यूरिंग द जर्नी। इसका मतलब ये कौन सा कैरियर है? सर ये कॉन्ट्रैक्ट कैरियर है, एक बार कंपनी से निकला डायरेक्ट घर पे जाके ही छोड़ता है। जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? चलो जल्दी जल्दी, पहले ही आंसर मत बता दो, मुझे पता तो चले कौन आंसर, मैं जब पूछूं बताओ जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, फिर बाद में लिखो बरोबर सर जीएसटी लगेगा। वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कंपनी रनिंग नॉन एयर कंडीशन बसेस, बेटा नॉन एयर कंडीशन बसेस में जा रहे बेचारे, जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? नो जीएसटी, वेरी वेरी गुड बेटा, थैंक यू। तो बेटा देखो जीएसटी हमें आता है सर, ऐसा नहीं आप अंडर एस्टिमेट करते हो हम लोग को, ये तो गलत बात है। चलो ना, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, services provided by private transport operator to school in relation to the transportation of school to and fro, whether GST is applicable or not? थैंक यू अफसा, पहली बार मैंने आपका रिप्लाई देखा, पता नहीं वेदर यू आर देयर और नॉट, वो भी सरप्राइजिंग है कि आपका रिप्लाई आ गया करके, सो थैंक यू टू यू, थैंक्स टू यू। सर जीएसटी एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ व्हीकल पार्किंग टू द जनरल पब्लिक इन शॉपिंग मॉल, अभी हमने बताया था, अभी लाइसेंसिंग एप्लीकेबल होगा। बेटा ये हम लोग स्कोप ऑफ सप्लाई का जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें डेफिनेटली करेंगे, डोंट वरी। मैंने आप लोगों को डेफिनेशंस नहीं पढ़ाया, डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हर जगह हर चैप्टर में आपको दिखेंगे। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रिपेयर्स और मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सर ये सर्विसेज आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं, अभी तक ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है, तो एज ऑफ नाउ मैं इसको पेंडिंग रखता हूँ। सर्विसेज गिवन टू गवर्नमेंट आएगा बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल बॉडी को सर्विसेज देते हो या वो सर्विसेज आपको देते हैं, तो ऐसे केस में क्या करें? पहले आंसर बता दिया, नहीं लगेगा। अरे मैंने पढ़ाया नहीं है, शुरू हो गए करके, लगेगा नहीं लगेगा, हद हो गया कर, हाइड हो गया, हाइड हो गया। चलो ये तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड हाउस होल्ड इफेक्ट बाय रेलवे, सर रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है ये भी पता है, बाकी हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में हम पढ़ेंगे। हाँ ये तो आप बता सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, नहीं नहीं सर ये भी नहीं पता आपको, पता, वेरी सॉरी वेरी सॉरी, हम लोग ने गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं किए हुए, गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं किए हुए, नहीं किए हुए, नहीं किए हुए है, बस 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 बस, ठीक है ओके। आई गेस ये अपना डिस्कशन हो चुका है, ये बेटा ये क्वेश्चन में पहले डिस्कस किया था, यस और नो? ये क्वेश्चन में डिस्कस किया था पहले, याद नहीं है सर, किया था या नहीं किया था? नहीं किया था, ठीक है। रेंट दिया, रेंट पे रूम दिया हुआ है जहाँ पे चार्जेस ₹500 पर डे, जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? अरे बताओ जल्दी, जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। जीएसटी कब लगता? जीएसटी कब लगता? सर हमें क्या मालूम जीएसटी कब लगता? 1000 अबव रहता तो जीएसटी लगता, वेरी गुड। सर रेंटिंग ऑफ रूम चार्जेस 1500 पर डे, जीएसटी लगेगा? यस लगेगा। रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल, सर हॉल बुक कर रहा है 25,000 पर डे दे रहा है, जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? बोलो, जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। कब नहीं लगेगा? कब नहीं लगेगा?
कब नहीं लगेगा, सिंपल वर्ड में पूछा मैंने। यस बेटा, 10,000 से कम रहेगा। रेंटिंग ऑफ कल्याण मंडपन वेयर द चार्जेस इज 5,000 पर डे, जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। देखो पहले से सारे बच्चे प्रिपेयर्ड है, मंदिर में जाएंगे तो कभी ऐसा प्रॉब्लम होगा नहीं। ये एक सबसे अच्छी चीज बच्चों को समझी, मुझे ऐसा लगता है। रेंटिंग ऑफ शॉप फॉर द बिजनेस, जहां पे 15,000 रुपया रेंट है पर मंथ, जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। रेंट अभी जीएसटी कब नहीं लगेगा? वेरी गुड, बिलो 10,000 रहेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। रेंटिंग ऑफ शॉप फॉर द बिजनेस विद चार्जेस इज 5,000 पर मंथ, जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। देखो बेटा, जस्ट इमेजिन करो, सारे के सारे आंसर्स आपने करेक्ट बताए। कल्याण मंडपन नहीं लगेगा, ये हमें मैंने टिक किया हुआ है, नहीं नहीं मैंने गलती से टिक किया होगा, नहीं लगेगा करके ये। हाँ बराबर है। एनीबडी हैविंग डाउट? देखो अगर ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का भी आता है, 7 में से 1 2 3 4 5 6, 6 मार्क्स का। कितना सिंपल है सर? सिंपल इसलिए है क्योंकि हमने अगर अच्छे से स्टडी किया है तो सब सिंपल है, नहीं तो सर क्या पढ़ा रहे हैं भगवान जाने, हमें क्या समझ में आ रहा है वो ही भगवान जाने। तो अगर ऐसा कुछ है तो प्रॉब्लम है, तो आप रिवाइज करो, डेली बैठेंगे रिवाइज करेंगे, मेहरबानी करके रिप्लाई करें। रिप्लाई फॉर मी नॉट फॉर यू। सरप्राइज होता है करके कभी कभी। ठीक है, सो हम लोग आज के लिए यहाँ पे वाइंड अप करेंगे एंड वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर with the new services. Please do revise these services. Thank you very much. Bye for the day. God bless you all. Thank you.